रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। मैंने संकल्प लिया कि बिहार के और देश के नौजवानों को इस माओवादी आतंक से मुक्ति दिला के ही रहूंगा। लगभग 3 दशकों तक मांडवी हिडमा नाम बस्तर के जंगलों में घूमता रहा। एक चेतावनी, एक कहानी, अक्सर एक मिथक। मंगलवार को ये रहस्यमय शख्सियत माओवादियों का सबसे खतरनाक युद्ध कमांडर और उनका एकमात्र आदिवासी नेता, जो बच्चों से संगठन की टॉप फैसले लेने वाली बॉडी तक भी पहुंचा, आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में मारा जाता है। अधिकारियों का कहना है कि उसकी मौत पिछले 20 सालों में सीपीआई माओवादियों के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे खूनी हमलों के लिए जिम्मेदार एक बेरहम टैक्टिशियन था, बल्कि इसलिए भी कि वो उम्र, थकान और बेकार होने से जूझ रहे आंदोलन में बचा आखिरी प्रेरणा देने वाला आदमी था। हिडमा की कहानी पूर्ववर्ती से शुरू होती है। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव, जिसे कुछ साल पहले माओवादियों का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था। 1991 में सीनियर नेता रमन्ना और बदरन्ना ने उसे बाल संघम कैडर, एक बाल लड़ाका के तौर पर भर्ती किया। वो पूरी तरह आंदोलन के अंदर ही बड़ा हुआ। सालों से उसकी तस्वीर कभी कभी सामने आती थी। 30 या 40 साल का एक दुबला पतला आदिवासी आदमी, पतली मूछें और अक्सर AK-47 हाथ में लिए हुए। उसका नाम भी बदलता रहा, कुछ रिकॉर्ड्स में मांडवी, कुछ में भी माड़वी, जिससे उसके आसपास का रहस्यमय माहौल और गहराता गया। लोकल आदिवासी कैडर में कोई कंफ्यूजन नहीं था। हिडमा उनका था, बस्तर का लड़ाका, जो न सिर्फ सिस्टम से ऊपर उठा बल्कि उसे चुनौतियां देकर जीत भी चुका था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के तेलुगु बोलने वाले पुराने सोच वाले नेताओं के दबदबे वाले लीडरशिप में वो एक बेहद दुर्लभ अपवाद था। एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, तेलुगु लोगों के दबाव वाले ऑर्गेनाइजेशन में भी वो सीनियर पोजीशन पर अकेला लोकल आदिवासी था। छत्तीसगढ़ में कैडर के लिए उसकी बात मायने रखती थी। बस्तर में माओवाद लगभग पूरी तरह आदिवासी लड़ाकों पर टिका है, जिनमें से कई किशोरावस्था में शामिल हुए और जिनमें से कुछ के भीतर गहरी वैचारिक समझ भी है। उनके लिए ये मूवमेंट अब लंबे समय से सिद्धांत से ज्यादा वफादारी, पहचान और विरोध की भावना का एक मुद्दा रहा है। हिडमा जो उन्हीं जंगलों में घूमता था, उन्हीं की बोलियां बोलता था और सांस्कृतिक सीमाओं के बावजूद आगे बढ़ा, उनका एक सिंबल बन गया। हिडमा की ऑर्गेनाइजेशनल बढ़त तेजी से हुई। 2002 में मध्य प्रदेश के बालाघाट इलाके में कुछ समय बिताने के बाद वो बस्तर लौटा और 2004 तक कोटा एरिया कमेटी का सेक्रेटरी बन गया। 3 साल बाद वो कंपनी नंबर 3 का कमांडर था। 2009 में उसे PLGA बटालियन नंबर 1 माओवादियों की सबसे खतरनाक फाइटिंग फोर्स का डेप्यूटी कमांडर बनाया गया और उसी साल वो उसका चीफ भी बन गया। 2009 से 21 तक बटालियन नंबर 1 के कमांडर के तौर पर उसने बगावत के सबसे खतरनाक दौर को अंजाम दिया। काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजीज को बदल दी और कुछ समय के लिए उस आंदोलन में नई जान भर दी, जो लगातार अपना प्रभाव खोने लगा है। 2010 में ताड़मेटला में 76 CRPF जवानों की मौत हुई। बांकुरा में 12 CRPF जवान मारे गए। इसके अलावा बुरकापाल में 2017 में 25 CRPF जवान मारे गए। मिनपा बुरकापाल में 2020 में 17 जवान मारे गए। 2021 में तेकुलगुडेम में 22 DRG, STF और कोबरा जवान भी मारे गए। माना जाता है कि 2013 के झरीम घाटी में यानी कि दरभा हमले में भी उसकी अहम भूमिका थी, जिसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडरशिप का सफाया हो गया था। कई सरेंडर कर चुके माओवादियों ने उसे मास्टर एग्जीक्यूटर बताया था। एक ने पूछताछ में कहा वो कैडर से बराबरी की तरह बात करता था। हिडमा को पकड़े या मारने के लिए कई बड़े ऑपरेशन शुरू किए गए। 2017 में ऑपरेशन प्रहार, इसके अलावा बुरकापाल हत्याओं के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर पिंसर मूवमेंट किया। कई दिनों तक टीमों ने जंगलों को खंगाला, जिसे लंबे समय से माओवादियों की राजधानी माना जाता था। पुलिस को लगा कि हिडमा बुरी तरह घायल हुआ है, शायद उसे ट्रैक्टर में ले जाया गया, लेकिन कुछ महीने बाद ही वो फिर सामने आ गया और नए हमलों को अंजाम देने लगा।
2021 का टेकलगुडम एनकाउंटर उसका एक और उदाहरण है। पूर्वती के पास उसकी मौजूदगी की इंटेलिजेंस के आधार पर लगभग 800 जवान सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ इलाके में घुसे। इसके बजाय कि वे एक जाल में फंस गए, एक पहाड़ी में तैनात हिडमा की बटालियन ने लगातार एलएमजी से फायरिंग की। इसमें 22 जवान मारे गए। दशकों की सबसे बड़ी माओवादी विरोधी तैनाती में लगभग 25,000 लोग शामिल हुए। इस साल लक्ष्य फिर उसे घेरना था। 31 माओवादी मारे गए। हिडमा एक बार फिर भाग निकला। उसका गायब हो जाना कोई जादू नहीं था, बल्कि उसकी रणनीति थी। वो हमेशा 3 लेयर सिक्योरिटी रिंग के साथ निकलता था, सड़कों का कम इस्तेमाल करता था और घने जंगलों वाली ढलानों, नदियों और नालों से तेजी से गुजर जाता था। फोन नेटवर्क की कमी का मतलब था कि जब इंटेलिजेंस सही भी होती थी, तब तक कार्रवाई के लिए पहुंची फोर्स देर से ही पहुंचती थी। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था, जब हमें ठीक ठीक पता होता था कि वो कहाँ है, तब भी हम अक्सर वहां जल्दी नहीं पहुंच पाते थे। माओवादी मूवमेंट को आज जिस आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अगर मई में मारे गए जनरल सेक्रेटरी बसवराजू मूवमेंट की सोच का प्रतीक थे, तो हिडमा उसका इमोशनल और मिलिट्री कोर था। जैसे जैसे पुराने नेता मरते गए या बीमार पड़े, हिडमा इंटेलिजेंस के अनुसार कई जरूरी ऑपरेशनल फैसलों का केंद्र बन गया। बसवराजू की मौत के बाद भले ही देवूजी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, लेकिन जमीन पर फैसले अधिकतर वही लेता था। इस साल की शुरुआत में संगठन के आदिवासी कैडर के दबाव में उसे सेंट्रल कमेटी में प्रमोट कर दिया गया, जो फैसले लेने वाली दूसरी सबसे बड़ी बॉडी है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रमोशन तब हुआ जब तेलुगु दबदबे को लेकर असंतोष बढ़ गया था। मल्लुजुला वेणुगोपाल राव जैसे सीनियर नेता इन तनावों के कारण संगठन भी छोड़ चुके थे। छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने हाल में हिडमा की मां से बात की। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ हो, प्लीज घर आ जाओ, हम यहीं रहकर गुजारा करेंगे। लेकिन उससे बात करने वाले बिचौलियों के मुताबिक हिडमा का जवाब हमेशा एक जैसा था, मैं लड़ूंगा भले ही मैं अकेले बचा रहूं। उसकी मौत क्यों इतना मायने रखती है, उसकी हत्या की अहमियत समझने के लिए माओवादी आंदोलन की मौजूदा हालात को समझना होगा। माओवाद बगावत अब पहले जैसा नहीं रहा। ज्यादातर टॉप लीडरशिप या तो सरेंडर कर चुका है या मारा जा चुका है। बचे हुए लोग बूढ़े हो रहे हैं और कई सीनियर नेता पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं। नई भर्ती लगभग बंद हो चुकी है, विचारधारा फीकी पड़ चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस अबूझमाड़ में अंदर तक घुस चुके हैं और संसाधन व सेफ जोन तेजी से घट रहा है। ऐसे माहौल में हिडमा कैडर का आखिरी प्रेरक स्रोत था, आखिरी आदमी जिस पर वे भरोसा करते थे, गर्व करते थे और जिसके लिए लड़ते थे। पूर्व सीआरपीएफ डीजी के दुर्गा प्रसाद ने कहा था, बसवराजू का मारा जाना बड़ी बात थी, लेकिन अगर वे हिडमा को मार देते हैं तो कैडर पूरी तरह निराश हो जाएंगे। जब तक वो एक है, वो टिके रहेंगे। अब वो नहीं रहा। माओवादी इस खालीपन को भरने के लिए संघर्ष करेंगे। बातचीत या कम से कम एक तरफा सीज फायर की संभावना भी है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि ये वक्त सिर्फ सैन्य बढ़त नहीं, बल्कि प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने का भी है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार, संस्थाएं, सड़कें, कोर्ट और वेलफेयर सिस्टम इस खालीपन को भरने में नाकाम रहे, तो आगे चलकर आंदोलन का कोई नया रूप फिर उभर सकता है। एक सेंट्रल सिक्योरिटी ऑफिसर ने इतिहास की मिसाल देते हुए कहा, 1999 में पीडब्ल्यूजी ने नल्ला आदि रेड्डी को मार दिया था, तो लोगों ने कहा कि गणपति सरेंडर कर देंगे। इसके बजाय वो और मजबूत हो गए। अब हालात अलग हैं, लेकिन सेना अब तक नहीं रुकी है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।